हेलो बच्चों, हम केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर पढ़ रहे हैं 11th क्लास का स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स। ठीक है, कुछ चीज़ें हम ऑलरेडी कुछ टॉपिक ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, जिसमें बोहर मॉडल है और एटॉमिक स्पेक्ट्रम है हाइड्रोजन का, वो सब कवर हो चुका है। ठीक है, तो ऑलमोस्ट बोहर मॉडल कंप्लीट हो चुका है। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस। आप सोचोगे कि मॉडल दे दिया, अब नेक्स्ट क्यों पढ़ रहे हैं हम? क्योंकि उसके कुछ शॉर्ट कमिंग्स थी, कुछ कमियाँ थी। क्या कमियाँ रह गई? देखिए, वो मॉडल बहुत अच्छा था, बोहर मॉडल काफ़ी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी। ठीक है, एनर्जी बता दी, ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन अगर है तो रेडियस बता सकते हो, वेलोसिटी बता सकते हो, ये सब चीज़ें क्लियर थी। और हाइड्रोजन एटम के स्पेक्ट्रम को भी एक्सप्लेन कर दिया, लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन को भी। कुछ कमियां क्या रही? देखो, बोहर मॉडल के अकॉर्डिंग न्यूक्लियस जो है उसके अराउंड सर्कुलर पाथ हैं, ठीक है, जिनमें क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स आपके रिवॉल्व कर रहे हैं। तो देखा जाए तो एक प्लेनर मॉडल है, प्लेनर ही है ना ये बीच में न्यूक्लियस है, सेंटर में क्या है, उसके अराउंड क्या है, सर्कुलर पाथ पे क्या मूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं। तो ये एक प्लेनर मॉडल है, 3 डायमेंशनल मॉडल नहीं था उसका। ठीक है, दूसरा क्या था कि ये जो मॉडल था, ये फर्दर जो स्प्लिटिंग हुई, लाइंस की, उनको एक्सप्लेन नहीं कर पाया। देखो, हाइड्रोजन में बहुत सारी लाइंस मिली थी, लाइमन बार्मर अलग अलग सीरीज थी, वो सब पढ़ ली हमने। लेकिन जब हम और अच्छे स्पेक्ट्रोस्कोप के थ्रू और बढ़िया इंस्ट्रूमेंट के थ्रू लाइंस को देखते हैं तो हमने देखा कि वो लाइंस फर्दर स्प्लिट थी। ठीक है, और फर्दर स्प्लिट थी, तो उस स्प्लिटिंग को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। स्प्लिटिंग अगर मैग्नेटिक फील्ड है तो जो स्प्लिटिंग होंगी उसको ज़ीमैन इफेक्ट बोलते हैं। एक होता है स्टार्क इफेक्ट, स्प्लिटिंग ऑफ लाइंस ऑफ स्पेक्ट्रम इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएंगी आपकी स्टार्क, और इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आपकी हो जाती है ज़ीमैन इफेक्ट। इनको ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया बोहर मॉडल। ठीक है, तो अब हम आगे पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए डी ब्रॉगली ने क्या बताया। डी ब्रॉगली ने कहा कि हमने, आपको प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी याद है ना, E=h/v याद है? तो अभी अभी हमने क्या पढ़ा था इस चैप्टर में? देखो बच्चे, एक पहले तो बात तो ये समझ लो, चैप्टर क्या इंटरकनेक्टेड है। ठीक है, आप एक के बाद एक चीज सीक्वेंस वाइज पढ़ रहे हैं। आपने पहले सब माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स पढ़ लिए कि भाई एटम है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, वो पढ़ लिया था, इजी था। फिर हमने मॉडल्स पढ़ने स्टार्ट किए, रदरफोर्ड का मॉडल काफ़ी कुछ बता के गया। देन उसके बाद हमने ये बोहर मॉडल पढ़ा। बीच में हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम भी पढ़ा था, याद है ना आपको? रेडिएशन अलग अलग थी, उनको फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के अकॉर्डिंग अरेंज कर लिया था। अब क्या था कि ये सब हमने पढ़ा, तो हमने एक चीज़ क्या पढ़ी थी कि वेव जो है उसका डुअल कैरेक्टर पढ़ा था हमने। वेव का कैरेक्टर डुअल, यानी कि पार्टिकल कैरेक्टर भी है और आपका वेव कैरेक्टर भी, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेडिएशन थी इनका डुअल कैरेक्टर पढ़ा था, पार्टिकल एज वेल एज वेव। तो डी ब्रॉगली ने एक क्या प्रपोज किया कि जिस तरह रेडिएशंस के 2 कैरेक्टर हैं, डुअल कैरेक्टर हैं, वेव और पार्टिकल, उसी तरह जो आपका मैटर है उसके भी डुअल कैरेक्टर होने चाहिए। तो इसके अकॉर्डिंग क्या था कि जैसे रेडिएशंस के डुअल कैरेक्टर हैं, क्या क्या, पार्टिकल एज वेल एज वेव कैरेक्टर। सिमिलरली जो आपका मैटर है उसके भी डुअल कैरेक्टर होने चाहिए। पार्टिकल कैरेक्टर तो पता ही है हमें, वेव कैरेक्टर भी होना चाहिए। ठीक है, तो मैटर की भी क्या है, रेडिएशन की तरह मोमेंटम भी होना चाहिए और वेवलेंथ भी होनी चाहिए। ये डी ब्रॉगली ने क्या दिया, हाइपोथेसिस दी। तो उसने क्या किया, सिंपल, आपको पता है E=h/v प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी थी। अगर कोई वेव है तो उसकी एनर्जी ऐसे निकालेंगे, और E=mc²। आपको पता है आइंस्टीन की इक्वेशन थी एनर्जी मास रिलेशन में। ये कब थी? जब आप उसे वेव मान रहे हो। ये कब है? जब मैटर है, यानी कि पार्टिकल है। तो उसने क्या किया, इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर दिया। ठीक है, सिंपल क्या कहा कि h/v=mc², सिंपल कोरिलेशन कर दिया। आपको पता है वेव के बारे में भी पढ़ाया था जब आपको, फ्रीक्वेंसी न्यू क्या होती है, c/λ, पता था, c इज द
स्पीड ऑफ लाइट, लैम्डा क्या है वेवलेंथ, न्यू क्या है फ्रीक्वेंसी। तो इस न्यू की वैल्यू को यहाँ पुट कर सकती हूँ मैं, तो ये हो जाएगा एच सी अपॉन लैम्डा इक्वल्स टू एम सी स्क्वेयर, एक सी से एक सी कैंसिल, तो एच अपॉन लैम्डा इक्वल्स टू एम सी और लैम्डा इज इक्वल्स टू एच अपॉन एम सी। लैम्डा क्या है वेवलेंथ है, एच प्लैंक्स कांस्टेंट है, एम मास है, सी क्या है स्पीड है। अब ये तो लाइट के लिए है, लेकिन कोई पार्टिकल है, कोई मैटर का सब्सटेंस है, कोई आपका वो किसी v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो आप इस इक्वेशन को और कैसे लिख सकते हैं, लैम्डा इज इक्वल्स टू एच अपॉन एम वी। इस तरह से भी इस इक्वेशन को आप लिख सकते हैं। यही है आपकी डी ब्रॉगली की इक्वेशन। क्लियर है? कैसे कोरिलेशन किया, उसने कहा कि जिस तरह रेडिएशन का डुअल बिहेवियर है, वेव भी मान रहे हैं हम उसे, पार्टिकल भी मान रहे हैं, तो पूरा पढ़ा है आपने अभी। उसी तरह मैटर का भी डुअल बिहेवियर होना चाहिए, आप उसे पार्टिकल भी मानिए, उसे वेव भी मानिए। फिर बस सिंपल इसने क्या किया, इन दोनों के लिए जो एनर्जी निकाली जाती थी वेव और मैटर के लिए, उनको इक्वेट कर दिया। तो यहाँ से हमारे पास आया लैम्डा इज इक्वल्स टू एच अपॉन एम वी। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके पास इक्वेशन आ गई है। लैम्डा इज इक्वल्स टू एच अपॉन एम वी। एम वी को हम और क्या लिख सकते हैं, मोमेंटम एच अपॉन पी, ठीक है ना। तो ये आपकी डी ब्रॉगली इक्वेशन है। अब देखिए और हम इसे क्या कर सकते हैं, आपको पता है काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी क्या है, हाफ एम वी स्क्वेयर है, ठीक है ना। तो एम वी स्क्वेयर इक्वल्स टू, इधर ले जाऊं तो 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा, यहां से v स्क्वेयर क्या होगा 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी बाय m, तो v हो जाएगा अंडर रूट 2ke अपॉन m, ठीक है। इस v की वैल्यू को मैं यहां पुट कर सकती हूं, तो ये इक्वेशन क्या बनेगी देखिए, लैम्डा इज इक्वल्स टू एच अपॉन एम वी। तो लैम्डा हो जाएगा h अपॉन m, v क्या है आपका अपॉन में है, तो 2ke बाय m, ठीक है। इसे फर्दर सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, h अपॉन अंडर रूट 2mke, ठीक है। यानी किसी आपको इलेक्ट्रॉन या कोई एटम है, उसका आपको काइनेटिक एनर्जी दे रखी है, तो आप डायरेक्टली वेवलेंथ इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो, ठीक है। आपको पूरा ये प्रोसीजर नहीं करना पड़ेगा, सिंपल आप इसे ऐसे लिख सकते हो, लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन एम वी, वी की वैल्यू सब्सटीट्यूट की, हमारे पास आंसर ये आ गया है, ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हुई तो जूल के लिए थी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हुई तो आप इसे कैसे लिखोगे, एच अपॉन अंडर रूट 2mev। ये तो जूल में है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी तो हो सकती है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना होता है, 1.6 इंटू में माइनस 19 जूल, पता है ना आपको ये सब। तो लैम्डा इज इक्वल्स टू एच अपॉन अंडर रूट 2mev। यहाँ h क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू आप सबको पता है। m क्या है, मास, किसका, उस पार्टिकल का जिसके लिए आप लैम्डा कैलकुलेट कर रहे हो। v क्या है यहाँ, पोटेंशियल, ठीक है। अगर बच्चों इसे इलेक्ट्रॉन के लिए देखें तो लैम्डा क्या हो जाएगा, h अपॉन अंडर रूट 2mev। इलेक्ट्रॉन के लिए देखें तो h की वैल्यू तो आपको पता ही है, 6.626 इंटू 10 माइनस 34। इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, 9.1 इंटू 10 रेज़्ड माइनस 31 किलोग्राम। इसकी वैल्यू पुट कर दो 1.6 माइनस 19, ये v है, तो आप इसे सॉल्व करोगे तो 1.226 इंटू 10 रेज़्ड माइनस 9 अपॉन अंडर रूट v, ये आपकी मीटर में आ जाएगी।
आप क्या कर रहे हैं इसमें, डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन के लिए ये वैल्यू आप निकाल सकते हो। आपको पोटेंशियल दे रखा है तो आप डायरेक्टली वेवलेंथ कैलकुलेट कर सकते हो इलेक्ट्रॉन के लिए। आपने क्या किया, इनकी वैल्यूज पुट कर दी, आपके पास ये फाइनल सॉल्यूशन है। अगर नहीं भी याद रहता है ना ये वैल्यू तो घबराना मत, सिंपल अपने जैसे स्टेप बाय स्टेप करते हैं ऐसे कर सकते हो। डी ब्रॉगली इक्वेशन समझ में आ गई, लैम्डा इक्वल्स टू h बाई पी या h अपॉन mv। अगर काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में है तो आप इसे इस तरह लिख सकते हो, इसी को एक्सटेंड कर देते हैं h अपॉन अंडर रूट 2m/ke। और अगर पोटेंशियल की फॉर्म में है तो क्या लिख सकते हो, h अपॉन अंडर रूट 2mev। समझ में आया? ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए अब इसके कुछ एक दो क्वेश्चन कर लेंगे, फिर इसके बारे में एक बात बताते हैं। क्वेश्चन क्या है आपका, व्हाट विल बी द वेवलेंथ ऑफ ए बॉल ऑफ मास 0.1 किलोग्राम। आपके पास एक बॉल है जिसका मास गिवन है 0.1 किलोग्राम। इससे एसोसिएटेड जो वेवलेंथ है आपकी वो कैलकुलेट करो। देखो आपको पता है लैम्डा इज इक्वल्स टू h अपॉन mv, ठीक है। मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी भी दे रखी है इसने, इस बॉल की जो वेलोसिटी है वो है 10 मीटर पर सेकेंड। उस बॉल का मास दे रखा है, वेलोसिटी दे रखी है, लैम्डा निकालो, बहुत आसान है, आपको तो आधा निकालना। लैम्डा क्या होता है हमारे पास, h अपॉन mv 6.626 इंटू 10 पर माइनस 34। मास कितना गिवन है बॉल का, 0.1 किलोग्राम, इंटू वेलोसिटी कितनी है 10 मीटर पर सेकेंड, तो ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो 6.626 इंटू 10 पर माइनस 34 मीटर में आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब आप एक चीज़ नोटिस करें, चलो एक क्वेश्चन और करा लेती हूँ तब आपको समझ में आएगा। एक क्वेश्चन करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है calculate the mass the mass of an electron is 9.1 into 10 power minus 31. If its kinetic energy is given then calculate wavelength. काइनेटिक एनर्जी दे रखी है इलेक्ट्रॉन की 3.0 इंटू 10⁻⁻25 जूल। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन की एनसीईआरटी एग्जांपल्स हैं आपके। अच्छा बच्चों एक चीज़ और मैं क्लियर कर रही हूँ कि ये जो आपका सेशन है जो हम आपको पढ़ा रहे हैं हम लोग, वो आपका सिर्फ एनसीईआरटी ही कवर कर रहे हैं मोस्टली, और थोड़े बहुत टॉपिक एक्स्ट्रा कवर कर रहे हैं। तो जो बच्चे नीट प्रेप का कोर्स ऑलरेडी परचेज कर चुके हैं तो बाकी टीचर्स के लेक्चर उन्हें उसमें मिल जाएंगे, तो आप उससे कंफ्यूज मत होइए। ठीक है, ये सिंपल है, हम एनसीईआरटी कवर कर रहे हैं हम लोग। अब देखिए काइनेटिक एनर्जी गिवन है किसकी, इलेक्ट्रॉन की, तो लैम्डा निकाल सकते हो। काइनेटिक एनर्जी के लिए लैम्डा कैसे निकालते थे, h अपॉन अंडर रूट 2m/ke, याद है ये फॉर्मूला, अभी भी पढ़ाया। ये काइनेटिक एनर्जी है, तो h कितना है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 अपॉन मास आपको इलेक्ट्रॉन का मालूम ही है 2 इंटू 9.1, ये 2 ये है 10⁻31, और एनर्जी काइनेटिक एनर्जी कितनी गिवन है 3.0 इंटू 10⁻⁻25। इसे सॉल्व करोगे आपके पास आंसर आ जाएगा मीटर में। इसकी अप्रॉक्स वैल्यू आपको देखिए 896 नैनोमीटर। ठीक है, नैनो तो पता ही है 10⁻⁹। सॉल्व कर लेना, मीटर में भी आप रिपोर्ट कर सकते हो। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि नैनोमीटर में निकालो तो आपको मीटर से तो नैनोमीटर करना आता ही है। ठीक है, अब देखिए ये आपको समझ में आया। एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर आपको इसकी शॉर्टकमिंग्स बताएंगे कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रॉन
है उसे एक्सेलरेटेड किया गया बहुत हाई पोटेंशियल देके। कितना पोटेंशियल दिया? 1 किलोवोल्ट। 1 किलोवोल्ट आपको पोटेंशियल दिया है एक इलेक्ट्रॉन का। अब पूछ रहा है कि इसको एक्सेलरेशन इतना देने के बाद, पोटेंशियल देने के बाद लैम्डा क्या आएगा। ठीक है, तो ये क्या आपको गिवन है? पोटेंशियल गिवन है। किसका? इलेक्ट्रॉन का। लैम्डा निकाल सकते हो, वेवलेंथ अभी भी पढ़ाया था। लैम्डा इक्वल्स टू h/√2mEv इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल। अब ये किलोवोल्ट है यानी कि 1000 वोल्ट। वैल्यूज पुट करो, 6.626 इंटू 10⁻34। इलेक्ट्रॉन का मास पता है आपको 9.1 इंटू 10⁻31। 1.6 E की वैल्यू पुट कर रही हूँ मैं और 1000 आपका वोल्ट। तो यहाँ से आपका लैम्डा आ जाएगा मीटर में। अब देखिए, एक आपको और शॉर्टकट बताया था क्या कि इतनी सब वैल्यू करने की जरूरत नहीं है। कैसे निकाल सकते हो? 1.226 इंटू 10⁻9 अपॉन √ पोटेंशियल V। तो आप यहाँ से सीधा भी इसे, ये मीटर में आंसर आएगा अपॉन 1000। तो दोनों ही केसेस में आपका बराबर आंसर आएगा। तो इसकी अप्रॉक्स वैल्यू आपको गिवन है 3.9 इंटू 10⁻11 मीटर। क्रॉस चेक कर लेना बच्चों एक बार आंसर आप लोग। 3.9 इंटू 10⁻11। ये समझ में आया? पोटेंशियल गिवन है तो भी आप निकाल सकते हो, काइनेटिक एनर्जी गिवन है तो भी निकाल सकते हो, और सिंपल मास और वेलोसिटी गिवन है तो भी आप निकाल सकते हो। कई बार क्या होता है, उल्टा कर देते कि आपको वेवलेंथ दे देंगे, फिर मास पूछ लेंगे या वेलोसिटी पूछ लेंगे, तो आप इनको इंटर कन्वर्ट कर लेते, इजीली हो जाएगा ये। अब ये जो डी ब्रोगली इक्वेशन हमने पढ़ी है, ये कह रही है कि इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग क्या है कि जो भी आपके ऑब्जेक्ट है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, उससे एक वेव एसोसिएटेड होगी। ठीक है, आपके पास सपोज कोई ऑब्जेक्ट है मास m का, उसके साथ वेव एसोसिएटेड लैम्डा होगी। तो अगर आप सब माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं जिनका मास क्या होता है? बहुत कम। मास कम है तो लैम्डा क्या होगा? ज्यादा। यानी कि आप इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या एटम की बात कर रहे हैं, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं जिनका मास कम है, उनके लिए जो लैम्डा की वैल्यू आएगी वो तो ज्यादा आएगी। इट मीन्स उसका कुछ सिग्निफिकेंस होगा। लेकिन आपने कोई लार्जर बॉडीज ले ली हैं, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल जिनका मास क्या है? बहुत ज्यादा है, तो उनसे एसोसिएटेड जो लैम्डा आएगा, वेवलेंथ आएगी, वो क्या आएगी? बहुत कम आएगी। तो उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं रहेगा, कोई फायदा नहीं है उस वेवलेंथ को निकालने का। तो इसका बस एक ड्रॉबैक क्या है कि ये सिर्फ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए ही एप्लीकेबल है। लार्जर बॉडीज के लिए, लार्जर पार्टिकल्स या मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है। यहाँ तक क्लियर हुआ आपको? आगे बढ़ते हैं। डी ब्रोगली इक्वेशन हमने पढ़ ली है, लैम्डा इक्वल्स टू h/mv। अब हम नेक्स्ट पढ़ रहे हैं हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, दोनों क्वेश्चंस दोनों से ही आते हैं और बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं। इस चैप्टर को आप अच्छे से पढ़ लोगे ना तो ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं है जिसे आप सॉल्व ना कर सको, कॉम्पिटिटिव एग्जाम का हो चाहे कहीं का हो। नेक्स्ट आपके पास आ रहा है हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। देखो ये क्या कहते हैं, हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में कहा गया कि आपके पास कोई इलेक्ट्रॉन से समझाती हूं मैं, कोई इलेक्ट्रॉन है आपके पास है, कोई माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है, उसकी एक ही टाइम पे आप पोजीशन और वेलोसिटी नहीं फाइंड आउट कर सकते हो। सिंपल लैंग्वेज में इसे ये बोलेंगे, लेमन लैंग्वेज में, कि एक ही टाइम पे आप उसकी पोजीशन और वेलोसिटी को एक्यूरेटली मेजर नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल? इट इज इम्पॉसिबल और इट इज डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट द एग्जैक्ट पोजीशन एंड एग्जैक्ट वेलोसिटी ऑफ
एनी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स एक्यूरेटली। सिंपल लैंग्वेज है ये। तो अगर हम मैथमेटिकली से देखें तो ये क्या कह रहा है कि डेल एक्स इंटू डेल पी इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू एच अपॉन 4 पाई। पोजिशन कह लो या मोमेंटम कह लो, वेलोसिटी कह लो या मोमेंटम कह लो। तो ये इस इक्वेशन की मैथमेटिकल फॉर्म है। डेल एक्स क्या कह रहा है, डेल एक्स इज द अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। डेल पी क्या है, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। दिस वॉज फाउंड टू बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू एच अपॉन 4 पाई। एच आपके पास प्लैंक्स कांस्टेंट है, पाई पता ही है आपको। तो ये है आपकी हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, आपका इक्वेशन ही है। तो आपको पता है पी को हम और क्या लिख सकते हैं, एम वी। ठीक है, तो अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, तो मास में तो कोई अनसर्टेनिटी होगी नहीं, तो वो किस में होगी, अनसर्टेनिटी इन इट्स वेलोसिटी। ठीक है, इस वैल्यू को हम यहाँ पुट करेंगे तो क्या आएगा, डेल एक्स इंटू एम डेल वी ग्रेटर देन इक्वल्स टू एच अपॉन 4 पाई। ठीक है, इसे और क्या लिख सकते हो, डेल एक्स इंटू डेल वी एच अपॉन 4 पाई एम। ये इस इक्वेशन की इस प्रिंसिपल की इक्वेशन है। डेल एक्स इंटू डेल पी ग्रेटर देन एच अपॉन 4 पाई, या वेलोसिटी की फॉर्म में है तो यहाँ मास आ जाएगा। आप किसी भी सब माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की, किसी बॉडी की एक ही साथ उसकी पोजीशन और उसकी मोमेंटम को नहीं बता सकते हो। अब इलेक्ट्रॉन का हम एग्जाम्पल लेके देखते हैं, क्यों नहीं बता सकते हैं बच्चों। देखो आपके पास एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का साइज क्या है, बहुत स्मॉल है, आपको पता है एटम का खुद का स्मॉल साइज है, इलेक्ट्रॉन का और भी ज्यादा स्मॉल साइज है। तो इलेक्ट्रॉन इतना स्मॉल है तो आप इसकी पोजीशन को पता करने के लिए, इसे देखने के लिए क्या यूज करोगे, बहुत हैवी माइक्रोस्कोप यूज करोगे। ठीक है, अब उस हैवी माइक्रोस्कोप यानी कि इस इलेक्ट्रॉन को देखने के लिए आप इस पे क्या करोगे, लाइट शाइन करोगे कि भाई ये अभी कहाँ है, किस जगह है। जब लाइट शाइन करोगे तो ये लाइट के जो पार्टिकल्स है, फोटॉन्स है, इस इलेक्ट्रॉन से टकराएंगे इस कॉलिजन से, या ये कह सकते हो सिंपल कि ये इलेक्ट्रॉन जो है इस लाइट को एब्जॉर्ब कर लेगा और इसकी वेलोसिटी उसी टाइम चेंज हो जाएगी। यानी कि अगर आपने पोजीशन एक्यूरेटली मेजर कर ली तो आप वेलोसिटी में बहुत ज्यादा इनएक्यूरेसी आ जाती है। यहां से देखो, अगर किसी की पार्टिकल की ये पोजीशन में एक्यूरेसी क्या है, अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा है, तो इसमें कम हो जाएगी। ये तो सिंपल यहाँ मैथमेटिकली समझ सकते हो कि कैसे कम हो जाती है। इलेक्ट्रॉन का आपको एग्जांपल लिया है। सपोज इलेक्ट्रॉन को आपको देखना है तो बहुत पावरफुल माइक्रोस्कोप यूज़ करने पड़ेंगे, और आप क्या करोगे, उस पावरफुल माइक्रोस्कोप के थ्रू लाइट शाइन करोगे और पार्टिकल क्या होगा, इलेक्ट्रॉन उस लाइट को एब्जॉर्ब करेगा और उसकी एनर्जी चेंज हो जाएगी, यानी कि वेलोसिटी फिर फर्दर उसकी चेंज हो जाएगी। अब ये जो मॉडल है आपका, फिर से हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ये भी केवल माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए एप्लीकेबल है, लार्जर बॉडी या मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है। इसलिए मैंने यहाँ से ही स्टार्ट किया था। इसका भी ये ड्रॉबैक है कि ये मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए एप्लीकेबल नहीं। सपोज आप कोई कार है, ठीक है, वो किसी पर्टिकुलर वेलोसिटी v से मूव कर रही है, तो आप तो उसकी पोजीशन इजीली बता सकते हो ना, ठीक है, उसके लिए तो कोई ज़्यादा अनसर्टेनिटी नहीं आएगी। लेकिन अगर कोई इलेक्ट्रॉन है, उसके केस में ये एप्लीकेबल है। ठीक है, अब कैसे एप्लीकेबल है देखिए, हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे किसी लार्जर बॉडी से और इलेक्ट्रॉन से। देखिए डेल एक्स इंटू डेल वी क्या होता है, एच अपॉन 4 पाई एम के। तो मैंने कोई सब्सटेंस लिया है, कोई बॉडी ली है जिसका मास कितना गिवन है आपके पास, 1 मिलीग्राम गिवन है। ठीक है, और आपके पास दूसरी तरफ क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है। आपको इनका डेल एक्स और डेल वी का वैल्यूज निकालनी है। तो देखो
h क्या होता है 6.626 इंटू 10⁻34, 4 इंटू 3.14। मास कितना गिवन है, मिलीग्राम में गिवन है, लेकिन आपको वैल्यूज सारी एक यूनिट में, ऐसा यूनिट में यानी कि किलोग्राम में। तो आप इसे और क्या लिखोगे 10⁻³ ग्राम और 10⁻6 किलोग्राम, पता है ना ये। तो ये हम इसे लिखेंगे 10⁻6 किलोग्राम, ठीक है। अब हम इलेक्ट्रॉन की अगर बात करें तो यही डेल एक्स और डेल वी कैसे आएगा आपका 6.626 इंटू 10⁻34 अपॉन 4 इंटू 3.14। इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है 9.1 इंटू 10⁻31। तो ये जो प्रोडक्ट आया इन दोनों के लिए, इनकी वैल्यूज आपके पास आई 10⁻28 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, इस केस में 10⁻4 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। भाई इसकी मीटर है, इसकी मीटर पर सेकेंड, तो मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ठीक है। अब देखो इनमें कौन बड़ा है, ये तो बहुत स्मॉल क्वांटिटी है। 1 मिलीग्राम खुद कितना कम मास होता है, उसके लिए भी डेल एक्स और डेल वी का अमाउंट क्या आया है, प्रोडक्ट क्या है, बहुत कम आया। लेकिन वहीं ये बहुत ज्यादा है किस केस में, इलेक्ट्रॉन के केस में, ठीक है ना। इसका मतलब इसकी कुछ सिग्निफिकेंट वैल्यू है। तो अगर हम कंपेयर करें तो ये मॉडल, ये जो हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, ये केवल सब माइक्रोस्कोपिक या माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए जिनका मास बहुत कम है उन्हीं के लिए एप्लीकेबल है। लार्जर बॉडीज के लिए इसकी वैल्यू बहुत कम आएगी, जो कि इनसिग्निफिकेंट है, जिसका कोई फायदा नहीं है निकालने से। क्लियर हुआ आपको यहाँ तक डी ब्रॉगली और हेजनबर्ग के। अब एक दो क्वेश्चंस कर लेते हैं, उसके बाद हम पढ़ेंगे क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। इसका एक क्वेश्चन करिए बच्चों। क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन को देखने के लिए फोटॉन्स, अभी तो बताया था इलेक्ट्रॉन को देखने के लिए लाइट की जरूरत पड़ती है, लाइट के क्वांटा क्या फोटॉन्स है, तो हाई एनर्जी फोटॉन्स की जरूरत पड़ी हमें इलेक्ट्रॉन को देखने के लिए। तो जब इसकी पोजीशन निकाली गई तो पोजीशन का जो एक्यूरेसी थी वो कितनी थी 0.1 एंगस्ट्रॉम, यानी कि अनसर्टेनिटी इन पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कितनी आई 0.1 एंगस्ट्रॉम। तो पूछ रहा है कैलकुलेट अनसर्टेनिटी इन इट्स वेलोसिटी, ठीक है। तो आपके पास इक्वेशन क्या है, डेल एक्स इंटू एम डेल वी ग्रेटर देन एच अपॉन 4 और डेल वी निकालना है तो एच अपॉन 4 एम इंटू डेल एक्स। 0.1 एंगस्ट्रॉम अनसर्टेनिटी गिवन है, यानी कि 0.1 इंटू 10⁻10 मीटर। तो 6.626 टू 10⁻34 अपॉन 4 इंटू 3.14। मास कितना है इलेक्ट्रॉन का, मास अनसर्टेनिटी किसकी निकालनी है, इलेक्ट्रॉन की निकालनी है, वेलोसिटी की। तो 9.1 इंटू 10⁻31। पोजिशन में अनसर्टेनिटी कितनी है आपकी 0.1 इंटू 10⁻10। तो यहाँ से आप वेलोसिटी की अनसर्टेनिटी निकाल सकते हो, जिसकी वैल्यू आई है आपके पास अराउंड 5.8 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। बच्चों आपको समझ में ही आ रहा है कि जब अनसर्टेनिटी इन पोजीशन कितनी कम है 10⁻10 में है, तो अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी क्या हो गई, बहुत ज़्यादा हो गई है। यानी कि आप पोजीशन एक्यूरेटली बता पा रहे हो तो उसकी अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी कितनी हो गई, बहुत बढ़ गई है। पोजीशन अच्छे से बता पा रहे हो तो वेलोसिटी अच्छे से नहीं बता पाओगे, बहुत अनसर्टेनिटी है। एक और लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ये कह रहा है कि इफ एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग विद अ वेलोसिटी 600 मीटर पर सेकेंड एंड विच इज एक्यूरेट अप टू 0.05%, देन कैलकुलेट इट्स अनसर्टेनिटी इन पोजिशन। देखो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी गिवन है 600 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, वेलोसिटी गिवन है,
और उसने कहा कि ये केवल 0.05% तक ही एक्यूरेट है। ठीक है, अब पूछ रहा है कैलकुलेट अनसर्टेनिटी इन इट्स पोजीशन। तो हम क्या कर सकते हैं, हमें इक्वेशन तो मालूम है, डेल एक्स इंटू एम डेल वी इज इक्व टू एच अपॉन 4 यानी कि डेल एक्स इक्व टू एच अपॉन 4 एम इंटू डेल वी। ईजी है, लेकिन डेल वी नहीं है, हमारे पास वेलोसिटी है, लेकिन उसमें कितनी एक्यूरेसी है 0.05%। तो हम क्या कैसे निकाल सकते हैं, 600 का 0.05%। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा 0.03 मीटर पर सेकेंड। ठीक है ना। अब देखो डेल एक्स इक्वल्स टू 6.626 इंटू 10⁻34 4 इंटू 3.14, मास इलेक्ट्रॉन का है तो 9.1 इंटू 10⁻31। इसमें अनसर्टेनिटी कितनी आई आपकी 0.03। तो आप यहाँ से अनसर्टेनिटी इन इट्स पोजीशन निकाल सकते हो, जो कि आपका किस में आएगा, मीटर में आएगा, और ये आपका राउंड आ जाएगा 1.93 इंटू 10⁻3। क्लियर हुआ बच्चों, ये सब समझ में आ गया। देखो हम नेक्स्ट मॉडल पढ़ने से पहले कुछ बेस क्लियर कर रहे हैं, बेस तैयार कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम नेक्स्ट मॉडल दे पाएं। तो बेस हमने किस दो हाइपोथेसिस के ऊपर दिए, एक तो डी ब्रॉगली के ऊपर, एक हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के ऊपर। डी ब्रॉगली ने क्या कहा कि कोई भी मैटर सब्सटेंस है, कोई भी बॉडी है मैक्रोस्कोपिक या माइक्रोस्कोपिक, उससे अगर उसका मास m है तो उससे कुछ वेवलेंथ एसोसिएटेड होगी, यानी कि लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन एम वी। लेकिन हमें तो पता है कि अगर लार्जर बॉडी है, लार्जर सब्सटेंस है, तो उससे एसोसिएटेड वेवलेंथ बहुत कम होगी, जिसका कोई ज़्यादा मीनिंग नहीं है। लेकिन ये तो पता चल गया कि डुअल कैरेक्टर है मैटर का भी। दूसरा उसने कह दिया कि अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन या कोई माइक्रोस्कोपिक पार्ट बॉडी है, वो मूव कर रही है, तो एक ही टाइम पे आप उसकी पोजीशन और वेलोसिटी को एक्यूरेटली कैलकुलेट नहीं कर सकते हो। ठीक है, आपको पता चल गया कैसे भी इलेक्ट्रॉन पे लाइट शाइन करोगे, वो तो एब्जॉर्ब करेगा ये एनर्जी को, तो उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। एक दो क्वेश्चंस करके देख लिए हैं किस तरह से आते हैं, इजी इजी। अब हमारे पास क्या हुआ, बेस क्लियर हो गया है कि डुअल बिहेवियर है एक तो मैटर का, और एक साथ उनकी पोजीशन वेलोसिटी क्लियर नहीं कर सकते हो। तो एक हमारे पास नया मॉडल आया देन, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। ठीक है, अब बहुत ज़्यादा आपको इसके बारे में नहीं पढ़ना है, कुछ कुछ पॉइंट्स हैं जिन्हें पढ़ लीजिए, क्योंकि आपके स्कोप से ज़्यादा बाहर का है, सब कुछ हायर क्लासेस का है। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। देखो बच्चे, जो अभी तक जो हमारे क्लासिकल मैकेनिक्स थी, वो क्लासिकल मैकेनिक्स क्या बता रही थी कि भाई आपका जो है मेन मटेरियल है उसका पार्टिकल कैरेक्टर है। ठीक है, उन लार्जर बॉडीज का क्या बता रही थी, इजीली उसके अकॉर्डिंग हम सब कुछ एक्सप्लेन कर रहे थे हायर बॉडीज के लिए, लार्जर बॉडीज के लिए, कि आप उनका सब कुछ वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हो, अलग अलग कंडीशंस थी, वो सब आपने कैलकुलेट कर ली क्लासिकल मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, जो आपके न्यूटन्स वगैरह के लॉ आते हैं। लेकिन यही लॉ जो है सब के सब क्या हुआ, जब अगर आप उन्हें स्मॉलर बॉडीज यानी कि माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स पे अप्लाई कर रहे हो, तो वो ज़्यादा एप्लीकेबल नहीं है, कुछ शॉर्टकमिंग्स आई। ठीक है, तो इसके लिए क्या दिया गया, नया मॉडल दिया गया, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। ठीक है, इस क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ने क्या ध्यान में रखा, पहली बात तो कि भाई आपका जो मैटर है वो डुअल कैरेक्टर का है, इसी बेसिस पे, यानी कि उसके अंदर वेव कैरेक्टर भी बहुत ज्यादा है। इसी वेव कैरेक्टर को लेके ये पूरी की पूरी थ्योरी आगे चलती है। तो क्वांटम मैकेनिक्स अपने आप में एक बहुत वास्ट और बहुत डीप सब्जेक्ट है, जो आपके स्कोप से बिल्कुल बाहर है। और मैं आपको बस एक बेसिक इक्वेशन इसमें बता दूंगी जो आपको थोड़ा बहुत पता होनी चाहिए। तो देखो, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल क्या मानता है कि आपका जो है, आपने पता था ना एटम क्या है, वेव कैरेक्टर भी है, पार्टिकल कैरेक्टर भी है, तो इसने वेव कैरेक्टर माना है। तो अगर हम कहें कि इलेक्ट्रॉन एक सर्कुलर ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर रहे हैं बोहर के अकॉर्डिंग, ये तो प्लेनर मॉडल था,
पर इसने ऐसा नहीं कहा, उसने कहा कि इसके ये एक वेव की तरह है, ठीक है। और उस जब अगर वेव है तो उसका क्या होगा, कुछ एम्पलीट्यूड भी होगा। तो उस वेव का एम्पलीट्यूड है साई, साई प्रोनाउंस करते हैं इसे, ठीक है। और फिर श्रोडिंगर ने एक इक्वेशन दी, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, इन सभी पॉइंट्स को कंसीडर करते हुए, ठीक है। अब वो इक्वेशन क्या है थोड़ा सा समझ लो आप लोग। इक्वेशन हम लिख रहे हैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। del square psi upon del x square plus del square psi upon del y square plus d square psi upon dz square plus 8 pi square m upon h square e minus v psi is equals to 0। ये आपकी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है। आप कहोगे कि इतना सारा कहाँ से आ गया, तो आपको डेरिवेशन इसका नहीं पढ़ना है, इक्वेशन के बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। इसने कहा इलेक्ट्रॉनिक वेव है, ठीक है। अब आप क्या करोगे, आपने पढ़ा था, अच्छा ये साई क्या है आपके पास, वेव फंक्शन बोलते हैं इसे। तो ये क्या है, एम्पलीट्यूड है उस इलेक्ट्रॉनिक वेव का, ठीक है। अब ये डी स्क्वायर साई और डी एक्स स्क्वायर क्या है, सेकंड डेरिवेटिव है, डबल उसका वो क्या है, हमने डिफरेंशिएशन, सेकंड डेरिवेटिव ऑफ साई विद रेस्पेक्ट टू एक्स। डी स्क्वायर वाई और डी वाई स्क्वायर क्या है, डी स्क्वायर साई, सेकंड डेरिवेटिव ऑफ साई विद रेस्पेक्ट टू वाई, सेकंड डेरिवेटिव ऑफ साई विद रेस्पेक्ट टू जेड। एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स ले लिए आपके, 3 डायमेंशनल मॉडल लिया है, और उसमें जो वेव फंक्शन है साई उसकी वैल्यूज निकाली है सेकंड डेरिवेटिव की। अब ये m क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, h आपके पास पता है प्लैंक्स कांस्टेंट होता है, ठीक है। E है टोटल एनर्जी, और V क्या है आपके पास, पोटेंशियल एनर्जी। इतना समझ में आ गया बस। अब देखो ये सब चीजें हम पढ़ रहे हैं, इनका क्या सिग्निफिकेंस है बच्चों। तो ये जो साई है, एम्पलीट्यूड जो हमने बोला है जिसे, और इसे क्या बोला है, वेव फंक्शन भी बोला है, ठीक है। इसका एज सच कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, लेकिन जो हमारे पास साई स्क्वायर आता है, ठीक है, ये हमें बताता है इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी या प्रोबेबिलिटी डेंसिटी बताता है। यानी कि ये हमें क्या बताते हैं कि किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की कितनी पॉसिबिलिटी है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन। अराउंड न्यूक्लियस, ये हमें किससे पता चलेगा, साई स्क्वायर, यानी कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी से पता चलेगा। साई स्क्वायर का ये सिग्निफिकेंस है, ठीक है। अब देखिए, तो हम आगे चलते हैं क्वांटम मैकेनिकल मॉडल पे। तो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ने सबसे पहले ये बताया कि न्यूक्लियस है, उसके अराउंड क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है, लेकिन वो एक सर्कुलर पाथ में एज सच प्लेन मॉडल नहीं है, 3 डायमेंशनल मॉडल है, ठीक है। कहीं भी इलेक्ट्रॉन्स मिल सकते हैं। और अब हमने क्या कहा है, प्रोबेबिलिटी वर्ड यूज किया है। तो कोई फिक्स ट्रेजेक्टरी नहीं है, कोई फिक्स पाथवे नहीं है इलेक्ट्रॉन का, कि इसी पाथवे में इलेक्ट्रॉन क्या है, मूव कर रहे हैं। कोई फिक्स ट्रेजेक्टरी नहीं है, प्रोबेबिलिटी हम बोलेंगे, यानी कि यहाँ इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, उसके मिलने की प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। तो ये जो बहुत सारे फंक्शन हो सकते हैं, आपके पास वेव फंक्शन बहुत सकते हैं, तो हम क्या ये करेंगे कि अब जहाँ इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी है उसको हम बोलते हैं ऑर्बिटल्स। एटॉमिक ऑर्बिटल वो पॉइंट है जहां आपके इलेक्ट्रॉन की मिलने की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा होगा, ठीक है। इतना समझ में आया ऑर्बिटल्स क्या है। अब देखो
क्वांटम मैकेनिकल मॉडल के अकॉर्डिंग फर्स्ट तो यही था कि आपके पास जो एनर्जी है वो क्वांटाइज्ड होती है, ये तो हमें पहले भी पता था। सेकंड उसने क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में नहीं रिवॉल्व करते हैं, उनके मिलने की एक प्रोबेबिलिटी होती है, और फिक्स ट्रैजेक्टरी भी हम नहीं बता सकते। ये किसने बताया था? हेजनबर्ग ने। यानी कि साइमल्टेनियसली हम पोजीशन और वेलोसिटी नहीं बता सकते हैं, यानी कि कोई फिक्स ट्रैजेक्टरी नहीं होती है इलेक्ट्रॉन के पाथवे की। एक प्रोबेबिलिटी होती है कि यहाँ इलेक्ट्रॉन्स आपके मिलेंगे, और वो प्रोबेबिलिटी किससे हमें पता चली है? साई स्क्वायर से, यानी कि एटॉमिक ऑर्बिटल से। तो एक से ज्यादा वेव फंक्शन हो सकते हैं, एक से ज्यादा वेव फंक्शन है तो एक से ज्यादा ऑर्बिटल्स भी हो सकते हैं, तो इलेक्ट्रॉन एक से ज्यादा आपके ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट हो सकते हैं, और हर ऑर्बिटल की एक अपनी एनर्जी होती है। ये ऊपर से तो नहीं गया आपके, समझ में आया आप लोगों को? मैं थोड़ा एक कंसाइज वे में बता रही हूँ। देखो, डी ब्रॉगली और हेजनबर्ग ने हमें क्या बताया? हेजनबर्ग ने स्पेसिफिकली बताया कि भाई जब अभी आप इलेक्ट्रॉन को सोचो, रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है, अब रिवॉल्व कर रहा है, इस टाइम में यहाँ है, तो इसकी पोजीशन अगर आपने पता कर ली तो ये किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है उसको आप एक्यूरेटली नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता पाओगे? कि इलेक्ट्रॉन को जब आप देखने के लिए क्या लाइट शाइन करोगे माइक्रोस्कोप के थ्रू, तो उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। और दूसरे शब्दों में हम क्या कहेंगे, अदर वर्ड्स क्या कहेंगे, कि इसकी कोई फिक्स ट्रैजेक्टरी हम नहीं बता सकते हैं, ठीक है। अब हमने क्या किया, नया क्वांटम मैकेनिकल मॉडल है जिसने क्या एक वेव फंक्शन माना है, ठीक है। तो वेव फंक्शन है यानी कि वेव है तो कोई एम्पलीट्यूड भी होगा, वो एम्पलीट्यूड था हमारा साई, ठीक है। साई का कोई खास सिग्निफिकेंस नहीं है, ये इक्वेशन लिख दी हमने, आपको बस ये पता होना चाहिए कि इसमें क्या क्या है। ये बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है जो आपके स्कोप से बिल्कुल बाहर है। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन लिख दी है जिसकी आपके टर्मिनोलॉजी क्लियर है। ये सेकंड डेरिवेटिव ऑफ साई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, सेकंड डेरिवेटिव ऑफ साई विद रिस्पेक्ट टू वाई, और ये सेकंड डेरिवेटिव साई विद रिस्पेक्ट टू जेड। ई और वी आपको पता है टोटल एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी रिस्पेक्टिवली। तो साई स्क्वायर हमें बताता है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, कहीं इलेक्ट्रॉन के मिलने की कितनी प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। अब क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ने क्या कहा, इलेक्ट्रॉन की जो जिसमें इलेक्ट्रॉन की एनर्जी लेवल्स होते हैं वो क्वांटाइज्ड होते हैं। हम एक ही टाइम पे साइमल्टेनियसली पोजीशन वेलोसिटी नहीं बता सकते, इसका मतलब कोई फिक्स पाथ नहीं होता है, ठीक है। और वेव फंक्शन हमें क्या बताएगा ऑर्बिटल्स के बारे में, तो एक से ज़्यादा ऑर्बिटल्स हो सकते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, और इन ऑर्बिटल्स की अलग अलग आपकी एनर्जी होती है। ये क्लियर है? अब इससे जो हमने क्या किया है, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन ली है, इसके थ्रू हम क्या निकालते हैं, फाइनली हमारे पास क्वांटम नंबर्स आते हैं, ठीक है। तो 4 क्वांटम नंबर्स आपको पता है, एन एल एम एस पढ़ा था आपने, प्रिंसिपल, एजीमुथल, मैग्नेटिक एंड स्पिन क्वांटम नंबर। उस क्वांटम नंबर को हम फिर अगले टर्म पे पढ़ेंगे, और वहाँ से आपका मेन आपको इसका क्या एप्लीकेशन समझ में आएगी। तो क्वांटम नंबर्स हम क्यों यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रॉन को डेजिग्नेट करने के लिए। इलेक्ट्रॉन कब कहाँ किस शेल में प्रेजेंट है, किस सब शेल में प्रेजेंट है, क्या स्पिन है उसकी, क्या ऑर्बिटल है। क्लियर हुआ यहाँ तक? तो आज के लिए इतना ही आपके लिए।